नमस्कार, मैं हूँ एकता तिवारी और आप हैं। भीमसेन सिंह उज्ज्वल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शब्दों में अनेकता, एकता संघ साहित्य गैलरी, साहित्य संगी, एकता तिवारी एक्टिंग एकेडमी एंड एकता तिवारी स्टूडियो इन न्यू पॉडकास्ट। सो आज की जो हमारी जो चर्चा परिचर्चा है, आपको याद है हमारा पहला एपिसोड कहाँ से शुरू हुआ था? पाठक से लेखक तक। सही पकड़े हैं। तो पाठक से लेखक की जो जर्नी होती है, अमूमन मुझे लगता है शुरू से ही शुरू होती है, बचपन से ही। जो लोग बचपन में शौक रखते हैं कॉमिक्स पढ़ने का या डिफरेंट डिफरेंट आउट ऑफ कोर्स जो सिलेबस होता है स्कूल का या अदरवाइज जो हमारी चीजें होती हैं, उनके अलावा जो चीजें हम पढ़ने का शौक रखते हैं वो धीरे 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 कन्वर्ट होती है एज अ सीरियस रीडर्स, सीरियस हुँ, पाठक जिन्हें हम कहते हुँ, हैं। और फिर किसी पॉइंट पर जाकर हमें पता चलता है कि हमें किस किस्म की किताबें पढ़ना पसंद है, या हम सभी कुछ पढ़ना पसंद करते हैं, बिल्कुल। है ना? जैसे मुझे पर्सनली अपने बारे में पता है कि मैं सभी कुछ पढ़ना पसंद करती हूँ। फिर उसमें मैं अच्छा और बुरा कुछ नहीं खोजती, क्योंकि मैं मानती हूँ कि बुरा और गलत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो चीज़ मुझे नहीं पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरों को नहीं पसंद है। हुँ, तो वो पसंद का फ़र्क हो सकता है, लेकिन सब कुछ ही अच्छा होता है। वाह! सो जो ये पाठक होते हैं, जो कन्वर्ट होते हैं लेखक। सीरियस पाठक में और फिर कन्वर्ट होते हैं लेखक में, क्योंकि इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं ना, फिर हमारे अंदर कुछ कीड़े आ जाते हैं। वो फिर हम उनको शब्दों के थ्रू, अपने पेन के थ्रू, अपनी लिखाई के थ्रू कन्वर्ट करते हैं कविताओं में, नॉवेल्स में, कहानियों में, स्क्रिप्ट में और वाह! पता नहीं कैसे-कैसे। हाय, हाय! मतलब इतनी प्यारी-प्यारी बातें, इतनी बड़ी-बड़ी बातें, तौबा! इतनी तौबा! इतनी खूबसूरती से आप जो बताती हैं, आप जो बोलती हैं, हमारे सुनने वाले अक्सर मुझे एक कमेंट करते हैं कि मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं ओह! थैंक और यू, निस्संदेह आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत थैंक अच्छा यू, बातचीत करती हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसके लिए बहुत-बहुत आभार है, मंडण आभारी आहे। तो आज की हमारी जो किताब है, जिसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, या हमारा आज का जो नया पॉडकास्ट है, वो है कविताओं का संग्रह। और ये जो हमारी राइटर महोदया हैं, ये मैं कहने के लिए तो कह सकती हूँ कि ये नई लेखिका हैं, लेकिन नया क्या होता है? नया सिर्फ़ हमारे लिए है, क्योंकि ये उनकी जो किताब है, पहला किताब है। पहली किताब है ना? बहुत खूबसूरत सा इसका कवर है, बहुत खूबसूरत सी इसका टाइटल है, वेदना ने स्वर चुना है, रीत सिंह की, है ना? लेकिन ये नई आपकी और मेरे लिए है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अचानक से उन्होंने नींद खुली होगी, पेन और कॉपी उठाया होगा और लिखने लग गई होंगी। फॉर श्योर बचपन से कुछ ना कुछ लिखने का शौक रखती होंगी, उनका माहौल कुछ वैसा होगा, उनकी संगत कुछ वैसी होगी, स्कूल, कॉलेज, फैमिली में, पता नहीं कहाँ पर, वो उन्हें बेहतर पता होगा या आपको पता होगा, है ना? मैंने ये कविताएँ पढ़ी, मुझे अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारी की सारी कविताएँ आप पढ़ लें या सारी की सारी आपको पसंद आ जाएँगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो आपको भा जाती हैं। हुँ, और सबसे अच्छी बात रीत की कविताओं की ये है कि नई है, फ्रेशनेस है उसमें। आप जब बहुत सारा और बहुत लोगों को पढ़ रहे होते हो, तो कुछ नया जब आता है ना, तो उसमें आपको हमेशा एक नया स्वाद, कहते हैं ना, अपने हाथ का पका-पका के जब आप खाते हो और हुँ, फिर किसी एक दिन अचानक किसी दोस्त के यहाँ जाते हो या कोई आकर के आपके यहाँ पका देता है, तो आपको वो स्वाद अलग-सा मिलता है, वाह! स्वाद लगता है। तो वैसा ही रीत की कविताओं में कुछ भाव है, फ्रेशनेस है और बहुत मासूमियत है, कुछ नयापन है, जिसमें सारे इमोशंस हैं, रिश्तों की बातें हो रही हैं यहाँ पर, प्रकृति की बातें हो रही हैं, हमारे भगवानों की बातें हो रही हैं और उसके अलावा वो सारी मिसिंग चीज़ें, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दौड़ते-भागते कई बार खो देते हैं या कई बार गुम हो जाती हैं। कई बार आपके पास ऐसी चीज़ें आती हैं, जो आपको नहीं चाहिए और आपको जो चाहिए वो आप खोजते रहते हैं लेकिन नहीं मिल पाती है। तो वो अधूरापन जो रह जाता है, हुँ, वो एक राइटर ऐसे पूरा करता है और वो अपने लिए नहीं पूरा करता है। राइटर लिखता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ़ अपने लिए नहीं, वो परोस देता है अपने रीडर्स को। सो रीत की ये जो वेदना ने स्वर चुना है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ताज़गी मिलेगी, बहुत ही फ्रेशनेस मिलेगी। और आप इनके बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहें? उसके बाद जो मैंने कविताएँ पढ़ी, उनमें से जो मैंने आपके साथ साझा करने के लिए चुन के रखी हैं, वो मैं पढ़ूँगी। वाह! बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही संजीदगी के साथ
और एक-एक पहलुओं को छूते हुए आपने जिस तरीके से अपनी बात रखी है, इस किताब में कौन-कौन से रस मौजूद हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, क्या-क्या स्वर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। सबसे पहले अगर हम बात कर लें किताब का जो टाइटल है वेदना ने स्वर चुना है। हुँ, अक्सर जब हम दुःख में होते हैं, किसी शोक में होते हैं या हमारा हृदय बहुत व्यथित होता है, तो उसको कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते, करेक्ट। आवाज़ नहीं होती है। नॉर्मल पीपल के पास शब्दों हाँ, की कमी पड़ जाती है। तो ये रीत की किताब बिल्कुल वैसी ही है जब वो लिखती है कि वेदना ने स्वर चुना है, मतलब दर्द ने खुद ही अपनी आवाज़ चुनी है कि कैसे बाहर आऊँ? कैसे बाहर आऊँ। तो रीत हमारी छोटी बहन है, गोरखपुर से उनकी पढ़ाई-लिखाई हुई है, वर्तमान में वो विद्यार्थी हैं। ये उनका पहला काव्य संग्रह है, वेदना ने स्वर चुना है जिसको छापा है स्वर भाषा ट्रस्ट, जो दिल्ली से छपती है किताब। इसमें किताब में इस संग्रह में गीत रीत ने रीत के सारे गीत इसमें मौजूद हैं। गीत ने रीत को चुना है और रीत ने गीत को गीत को चुना चुना है। है ऐसा वाह! हम कह सकते हैं और आज की जो हमारी बातचीत होगी वो थोड़ी-सी अलग होगी। इसके पहले जो हमारी बातचीत हुई है वो थोड़ी-सी अलग थी। आज हम इस किताब को बातचीत में कुछ इस तरीके से आपके सामने लाएँगे कि आज हम काव्य पाठ करेंगे। हुँ, आज इसमें से कुछ गीतें हमने चुनी हैं, कुछ गीत इन्होंने चुनी हैं। हम दोनों उस गीतों को आपके सामने रखेंगे। हुँ, और रही बात रीत के बारे में तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वो रीत का परिचय आपको जब हम गीत पढ़ेंगे उसका लिखा हुआ या आप जब पढ़ेंगी तो उसका परिचय क्या है, उसका कद क्या है, आप बखूबी समझ बिना बिना पाएँगे। परिचय बताए ही आप समझ पाएँगे कि रीत कहना क्या चाहती हैं, रीत है कौन? हुँ, तो बहरहाल पहले ही पन्ने पे इस किताब को रीत ने समर्पित किया है अपनी दादी को और एक मुक्तक लिखती हैं कुछ यूँ कि गगन के चाँद तारों से अधिक प्यारा बताती है। गगन के चाँद तारों से अधिक प्यारा बताती है, हमारे ख्वाब को अम्मा दुआ का घर बताती है। वाह! बहुत हारे हुए पल में भी दिल उम्मीद रखता है, हमारी प्रेम की देवी हमें यूँ याद आती है। अम्मा को समर्पित ये पंक्तियाँ, रीत की पहली किताब और इस किताब की जो भूमिका लिखी है वो हमारे बहुत ही अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे कवि डॉक्टर प्रशांत मिश्रा अमन, उन्होंने इस किताब की भूमिका लिखी है। पूरी भूमिका तो मैं नहीं पढ़ूँगा लेकिन भूमिका का आखिरी जो पैराग्राफ है, वो इस किताब के संग्रह के बारे में लिखते हैं। ये संग्रह महज गीतों को एक जगह एकत्र नहीं करता बल्कि किसी के जीवन और उसके उतार-चढ़ाव को शब्द भी देता है। इसमें न जाने कितने भाव हृदय समुद्र की उठती-गिरती लहरों पर तैरते दिखाई देते हैं। हुँ, रीत ने इन तरंगों को शब्द दिए हैं और शब्दों को स्वर भी। यानी इन गीतों ने पाठक अपने ही जीवन की छाया देख सकें, अपने अंतर्मन की अनुगूंज सुन सकें तो ये प्रयास सार्थक होगा। ये संग्रह किसी अंतिम निष्कर्ष का आग्रह नहीं करता, यह केवल उस बिंदु तक साथ चलने का आमंत्रण है, जहाँ वेदना स्वयं अपना स्वर चुनती है। वाह! कितनी अच्छी सुंदर बात लिखा है है, बहुत सुंदर कि लिखा जहाँ वेदना स्वयं अपना स्वर चुनती है और यही स्वर और वही स्वर गीत बन जाता है, जो रीत के कलम से निकलता है। है। हुँ, तो बहुत भी अच्छे-अच्छे इसमें गीत हैं। हम कुछ-कुछ गीत चुन के रखे हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे। एक गीत जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ओके। सूनेपन की पुरवाई में, जिसे मैं पढ़ूँगा फिर आपके पास आएँगे। हुँ, आपने जो पसंद किए हैं गीत वो आप पढ़ेंगी। मुझे वो कवि मैं मतलब ऑफ़ कोर्स मुझे फिलहाल अगर वो गीत है तो रीत, अपने गीतों को तुम कविता की तरह सुनना मुझसे, मैं जो करूँगी और हम गाएँगे नहीं। मतलब मैं गाऊँगी हाँ, नहीं। हुँ, ठीक है। तो सूनेपन की पुरवाई में रीत का एक आप इस संग्रह में एक गीत है जो मैं पढ़ता हूँ। रोते-रोते थक जाते हैं कोलाहल है अंगनाई में, ये फागुन भी बीत रहा है सूनेपन की पुरवाई में। सखी सहेली मीत नहीं है, माँ का मीठा गीत नहीं है। सखी सहेली मीत नहीं है, माँ का गेट मीठा गीत नहीं है। गले लगाकर रंग दे चूनर ऐसी मन में प्रीत नहीं है। गालों के पट गिले छीलते आंसू की नरमाई में, ये फागुन भी बीत रहा है सूनेपन की पुरवाई में। रंग उड़े हैं भांग पिसी है किंतु स्याह अपना हिस्सा है, नैनों की पिचकारी में यूं घुला हुआ गम का किस्सा है। वाह! गूंज रहा है उत्सव जग में मातम की गहराई में, ये फागुन भी बीत रहा है सूनेपन की पुरवाई में। उर के दुख की थाती है, बुझी नेह की पाती है, डर लगता है चेहरे से माया जब जब भरमाती है।
हँसना पड़ता है चेहरे को हर झूठी अगुवाई में, हँसना पड़ता है चेहरे को हर झूठी अगुवाई में, ये फागुन भी बीत रहा है सूनेपन की पुरवाई में। सुंदर। मतलब रीत ने एक भाव को शब्द दिए और उन शब्दों को आपने ऐसे लय, ताल, स्वर में पिरो करके गीत बना दिया। नहीं, मतलब रीत ये वैसा रीत के गीत को मैंने गीत नहीं बनाया है, रीत ने अपने गीत को खुद ही गीत बनाया है, नहीं, मैंने उन नहीं, गीतों ये को जो अपना आपने एक अभी जो स्वर दिया है दिया है। लय और ताल दे करके वो सब हाँ, जो किया है, ये वो वैसा वाला हो पढ़ते गया। हुए आ जाता है। हाँ, हाँ, आइसिंग ऑन द केक एंड चेरी ऑन द टॉप। वाह! ओह भाई साहब, वाह! बहुत बढ़िया, तो ऐसा ही एक सुंदर। और गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हुँ, सितारा हुआ। सितारा। रात भर चाँद से बात होती रही, हाय तंजिल मिलाता सितारा हुआ। नर्म घर्षण हुआ, दो लकीरें मिली, रात की देह पर सूर्य उगने लगे। मंत्र गाने लगी, फिर हवा प्रेम के, दो गए राग सारे परस्पर सगे। पर पलक जब उठी खो गए दृश्य ज्यों स्वप्न के एक महल में उतारा हुआ। रात भर चाँद से बात होती रही, आए तंजिल मिलाता सितारा हुआ। आगे रीत लिखती हैं, हुँ, एक निष्काम संकल्प साधे हुए, प्रीति ने नेह को नित्य उर्वर किया। इस तरह पीर के रुग्ण आलाप को त्याग तप से न्यायिक अवसर किया। श्वास में अश्रु घुलते रहे और फिर अंततः मन का ताला बुखारा हुआ। मतलब क्या एक बिंब है, क्या अलंकृत शब्दों का प्रयोग करके उसने अपने शब्दों को सुंदर, गीत में वेदना को स्वर चुना है बहुत सुंदर। कि श्वास में अश्रु घुलते रहे और फिर अंततः मन का ताला बुखारा हुआ। रात भर चांद से बात होती रही, हाय तंजिल मिलाता सितारा हुआ। कुछ घड़ी बस महकते रहे श्वास में, रात रानी सरीखे प्रणय सार तुम। नैन बर बस तुम्हें जब रिझाते रहे, प्राण होने लगी गे देह के पार तुम। आगे वो लिखती हैं, मन अचानक मुड़ा लौट आया तभी, एक उम्मीद से त्रस्त मारा हुआ। रात भर चांद से बात होती रही, हाय तंजिल मिलाता सितारा हुआ। आप गाना जानते हैं गुरु? हाँ? मंचों पे बहुत कविताएं गाई हैं हमने। ये जो रीत ओह! है हमारी छोटी बहन है, गोरखपुर की है। मुझे हमारा खून का रिश्ता नहीं है, हमारे मम्मी-पापा अलग हैं, बट वो मुझे भैया मानती हैं, मैं उनको अपनी छोटी बहन मानता हूँ। हर साल वो मुझे राखी भेंट करती हैं। वो खुद तो नहीं बाँध पाती, लेकिन मैं मुंबई में हूँ, तो मैं किसी न किसी से बँधवा लेता हूँ। रीत को जब मैंने पहली बार सुना था 2017 के आस-पास, उसकी कविताओं मतलब अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो जैसी हैं, वैसी वो लिखती थी। उसके पहले हमारा उसका कोई कनेक्शन नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी, कोई बातचीत नहीं थी। उसके बाद हम दोनों एक-दूसरे से जुड़े, बहुत सारे काव्य मंच, दूरदर्शन, यहाँ-वहाँ पढ़ना-लिखना, छपना, पत्रिकाओं, अखबारों में, फिर वो सिलसिला चलता रहा। अब देखिए, इसमें एक बहुत और अच्छी बात मैं बताती हूँ आपको। कई बार हम बहुत सारी किताबें एक ही राइटर की पढ़ लेते हाँ, हैं और हम उन्हें जानते तक नहीं, बिल्कुल। है ना? यहाँ अच्छी बात ये है, उल्टा हुआ है। आप किसी को पर्सनली पहले जानते हो, आपने पर्सनली पहले किसी को सुना है और फिर उसके बाद आप उसको पढ़ रहे हो एज़ इन उसकी बुक पब्लिश हुई है जी, और अब आपके हाथों में है और आप उसको साझा भी कर पा रहे हैं। तो ये एक 2 अलग किस्म की जर्नी, ये भी आप ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके लिए, मतलब जो हम पाठक से लेखक तक की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जब हम एज़ अ पाठक बहुत सारे अननोन राइटर्स को पढ़ते हैं या अननोन किताबों को या जॉनर्स को पढ़ते हैं, है ना? कई बार ऐसी किताबें आती हैं जिनका नाम भी नहीं सुना होता है, राइटर्स का भी नहीं सुना होता, फिर पसंद आती है तो फिर हम उनकी और गूगल करते हैं, फिर और हुँ, रिसर्च करते हैं, फिर और किताबें मँगाते हैं, पढ़ते जाते हैं और अनजाने में ही हम ऐसा ऐसा फ़ील करते हैं कि हम उन्हें जानते हैं।
पर्सनली हम जानते हैं। एक तो पढ़ते हुए पहले आपको ऐसा लगता है कि आप उस किताब के भीतर जो शब्द हैं या किरदार हैं या कविताएँ हैं, तो आप उससे पर्सनली कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट प्यार हो जाता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उस लिखने वाले से हो जाता है। फिर आप उस धर्रे में ढलते चले जाते हो, उस एक जर्नी पे चल देते हो। तो यहाँ बेस्ट पार्ट इज़ द सेकंड पार्ट जो आपके साथ हुआ कि आपकी ब्लड रिलेशन नहीं है, ब्लड सिस्टर नहीं है, बट बावजूद सेम कनेक्टिविटी, सेम थॉट्स, सेम इंटरेस्ट, दैट रेजोनेंस इज देयर जस्ट बिकॉज आप लोगों को एक तरीके की चीजें पसंद है और यही ब्यूटी है इस दुनिया की, इन शब्दों के खेल की। और जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जो भी पाठक गण हैं, जो भी लेखक गण भी हैं, वो मेरी इस बात से एकदम इत्तेफाक रखेंगे कि मैं जो कह रही हूँ वो बहुत ही जादूगर बात है, मैजिकल बात है। ये जादूगरनी तो आप हैं। जादू ओह जादू तो आप करती हैं। ओह, तौबा तौबा। तो इसी गीत संग्रह में एक और गीत है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर, हमारे भीतर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हम्म। लेकिन हमारे पास कोई दोस्त यार नहीं होता है, कोई नहीं होता है, मम्मी-पापा नहीं होते, घर वाले समझते नहीं हैं उन चीज़ों को, बिल्कुल। आपके जज़्बात को, आपको चीज़ों को। तो आप अंदर-अंदर ही ना बहुत घुटने लगते हो, अंतर्मन में एक पीड़ा लेके आप बस चलते रहते चलते हो। रहते हो, आप एक माध्यम खोजते हो कि किससे कहें, क्या कहें? कुछ लोग डायरी पेन लेते हैं, अपने भाव लिखते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कविताएँ लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। तो रीत को पढ़ते हुए जितना मैंने रीत को जाना है, जो हमारी बातचीत है, जो हमारी मुलाकात है, उसने अपने पूरे ख़्याल को, पूरे अपने जज़्बात को इस पहले गीत संग्रह में उसने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बखूबी, बहुत ही बारीकी से उसने पिरोया है। हम्म। उसके इस किताब में उसके अपने खुद के भी दुःख हैं, उसने जो अपने आस-पास लोगों के देखे हैं, तो सब कुछ इसमें उसने बहुत ही अच्छे से पिरोया है। मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को और बहुत जगहों पे कहती हूँ इस बात को कि कोई भी लिखी हुई जो आप चीजें पढ़ते हैं, वो किस्से, कहानी, कुछ भी हो सकता है, कविताएं, वो राइटर अगर संवेदनशील है, कंपैशनेट है, इमोशनल है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने ही दर्दों को या अपने ही इमोशंस को पिरोए। कई दफ़े ऐसे होता है कि उसकी लाइफ़ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी लाइफ़ सरल सहज है, हुँ, बट वो इतना ज़्यादा कंपैशन ठूस के भरा है भगवान ने उसके अंदर, इतनी ज़ोरदार संवेदनाएँ भरी हैं कि वो इर्द-गिर्द ज़रा-ज़रा सी बातों से या किसी की तकलीफ से इतना ज़्यादा फ़ील कर लेता है कि वो तुरंत रोने भी लगता है, आँसू भी आ जाते हैं, उसको ऐसा करंट भी लगने लगता है। मैं इसलिए इतना डीपली इस बात को कह पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद जानती हूँ क्या होता है। वो उस समय बिल्कुल, पे जब बिल्कुल। आपकी तकलीफ नहीं लेकिन किसी और की तकलीफ है और आप ऐसे अंदर से बिल्कुल निचुड़ जाते हो। हुँ, तो इस तरह की जब भगवान संवेदनाएँ देता है भीतर ना, तब भी इंसान इस तरह से लिखता है। ये जो लिखाई है ये बिल्कुल। उस तरह की डीप और डेप्थ है इसमें। ऐसा है ये गीत, रीत लिखती हैं आगे, हुँ। जब-जब हमको रोना था। हुँ, हुँ, हुँ। जब अम्मा की धड़कन हमसे विदा माँगने रुकी रही, जब बाबा की पलक पीर से खुद कुछ नीचे झुकी रही, जब घर के कामों से थक कर माँ का सिर चकराया था, जब पापा का थका हुआ मन खर्चों से घबराया था, हमने बस चुप्पी साधी थी रोकर भी क्या होना था, हमने बस चुप्पी साधी थी रोकर भी क्या होना था, तब तब आंसू बांधे हमने जब जब हमको रोना था, तब तब आंसू बांधे हमने जब जब हमको रोना था, जब दीदी ने लोक लाज के फंदे पर बलिदान दिया, त्याग हृदय के स्वप्न लोक को मुख बाधिर को ब्याह किया, जब भैया ने कॉलेज छोड़ा एक नौकरी कर ली थी, अपने हंसते गाते जीवन में खामोशी भर ली थी, हमको सबके भीतर उस क्षण थोड़ा संबल बोना था, तब तब आंसू बांधे हमने जब जब हमको रोना था, तब तब आंसू बांधे हमने जब जब हमको रोना था। आगे
जब रातों को जागी आंखें कुछ अंकों से विफल हुई, घुटनों के बल बैठ गया तन और धड़कनें विकल हुई। जब गीतों की नाजुक बातें विरह अग्नि में हवन हुई, जब सपनों का गला घोट कर सांस हमारी हमें छुई। बार बार मन व्यथित हुआ पर हमें न धीरज खोना था। तब तब आंसू बांधे हमने जब जब हमको रोना था। तब तब आंसू बांधे हमने जब जब हमको रोना था। बहुत सुंदर। मतलब पूरा घर परिवार, प्यार समेट लिया मोहब्बत, सब कुछ। नौकरी चाकरी, भाई बहन, मम्मी पापा, भाई बंधु, ये गीत में सारे के सारे आ गए, सारे किरदार आ गए। और जो नॉर्मल परिवारों में नॉर्मल आम चीजें घरों होती जो घर में जो होती हैं कि घर की कोई बहन है, ठीक है, लड़कों के अफेयर होते हैं, लड़कियों के भी होते हैं, सबके जीवन में प्यार मोहब्बत होता है। हैं। लेकिन जिस तरीके से लड़के के साथ घर वाले पेश आते हैं, उस तरीके से अपनी बेटी अपने बहन के साथ मुझे नहीं लगता कि लोग क्यों नहीं आ पाते हैं। एक घर का लाडला अपनी मोहब्बत की कहानी अपनी बहन से, अपनी मम्मी से खुलेआम बताता है, मेरी ये गर्लफ्रेंड ऐसी वैसी, हम दोनों साथ में गए। लेकिन वो ऐसा क्या कल होता है कि कोई लड़की अगर किसी से प्यार करती है तो वो अपने भाई को, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी बहन को नहीं बता पाती। घर वाले कुछ नहीं, वो सुनी घर वाले समय की बातें हैं। घर वालों को पता नहीं ये कब स्वीकार कर पाएंगे लोग कि ठीक है, हमारा बेटा किसी लड़की से प्यार कर सकता है तो बेटी भी किसी लड़के से कर सकती है। लेकिन बेटी करती हैं, बेटियां करती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं उठा पाती हैं। तो उससे में क्या होता है कि घर वाले किसी के साथ एक खूटे में, जिसको वो जानती भी नहीं है, घर वाले भी नहीं जानते, देखा 2 मिनट की बातचीत हुई, बांध दिया कहीं पे, तुम्हारा ये जीवन है, जियो। हम्म। तो उस पूरे पूरे गीत को जिस तरीके से दीदी का इसमें एक उपमा देके लोक लाज, फंद, ये सारी चीजों को जिस तरीके रोया से है। लिखा है रीत ने, बहुत ही अच्छा है ये। हम्म। नो डाउट। ये इतनी डिटेलिंग क्योंकि आप जानते हैं इस करके बता पा रहे हैं, लेकिन अदरवाइज एज अ थर्ड पर्सन जो नहीं जानता पर्सनली किसी को, उसके लिए भी ये बहुत ब्यूटीफुल पोयम है, जिसमें हर रिश्ते को बांधते हुए समय समय पर जो घटनाएं जीवन में चलती रहती हैं बढ़ते हुए, तब तब क्या क्या भोगते हुए, क्या क्या कंट्रोल करते हुए, क्या पकड़ते क्या छोड़ते हुए इंसान जीवन में बढ़ता चला जाता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। वाह। किसी के जाने से कुछ चीजें रुकती नहीं, ये जीवन में सबके साथ होता है, सबको पता है। खुद के ही जीवन में सुबह अगर कोई टेंशन हुई है तो रात को आपको सोना ही है, और रात को अगर नींद नहीं आए तो सुबह उठकर आपको काम जाना ही करना है। ही है। तो ऐसे ही जीवन की आपाधापी ऐसी ही होती है, उसमें रिश्तों में भी, कामकाज में भी, हर जगह पे, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। और बहुत खूबसूरती से इस गीत में कहूँ या कविता में बहुत मीटर में उतार करके बिल्कुल बात को बिल्कुल। कहा है। सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा ये गीत है जो आखिरी गीत है जो मैं आज पढ़ रहा हूँ, उसके हम्म। बाद फिर आप पढ़ेंगी। आ, बुझदिल सा लगता है। हम्म। दादी बाबा कहने वाले हम गांव के रहने वाले, हम्म। शहरीपन में ढलना हमको बेहद मुश्किल सा लगता है, और पलटकर घर आना भी थोड़ा बुझदिल सा लगता है। हेलो थैंक यू नहीं पता है, ना ही कुछ अवरोधन है, और सखीरी कैसा है सब ऐसा अपना संबोधन है। वाह। लपक के मिलते हैं सबसे लपक के मिलते हैं सबसे, अल्हड़ हैं भोले भाले हैं, शहरों को हम खूब खटकते मन मौजी से मत वाले हैं। हम्म। अब राहों में भटक भटक यूं तिल तिल मरना लगता है, और पलट कर घर आना भी अब बुझदिल सा लगता है। सुंदर। अपनी अम्मा की पुतरी में चांद सरीखे जड़े हुए हम। जो माँ होती है या जो उसके बच्चे होते हैं, चाहे वो बेटे हों बेटियां जो भी हों, चाहे उनका स्वभाव बच्चों का चाहे जैसा भी हो, लेकिन वो माँ के लिए आंखों के तारे होते आंखों हैं। के तारे ही होते एप्पल ऑफ आई, हैं। एप्पल ऑफ हार्ट। तो वही रीत आगे लिखती हैं कि अपनी अम्मा की पुतरी में चांद सरीखे जड़े हुए हम, पर्सनल फ्रीडम नहीं पता है, रोक टोक में बड़े हुए हम। एकाकी चाहा जब जब दोस्त यार चिढ़ जाते थे। प्रथम प्रेम का वेग था ऐसा, अरहर से बतियाते थे। बेगानी सी इस दुनिया में अपनापन सपना लगता है, और पलट कर घर आना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। बेकलाहट उद्वेग के मारे घर भर में आतंक बने थे, बाबूजी के शुद्ध विशेषण पाकर भी हम संत बने थे। आंधी पानी के जैसे ही अम्मा की गूढ़ समस्या थे, लेकिन उनके हृदय पृष्ठ का सबसे प्यारा किस्सा थे। अब सबके मतलब भर का ही जीवन ये अपना लगता है, और पलट कर घर आना भी थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो एक
कविता थोड़ी-सी बड़ी है, तो इस तरीके से रीत अपने शब्दों को पिरोती हैं। पिरोती है, उस तरीके से उसने अपनी किताब को, अपनी वेदनाओं को, अपने दुःख को इसमें स्वर दिया है। हुँ। अब बहरहाल ये किताब आपके हवाले। धन्यवाद हमारे मंडरा साथ भैया। बैठी हैं बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, जो अपने शब्दों से, अपनी बातों से जादू करती हैं। वाह! जिनका नाम है एकता तिवारी, जिन्हें इनके चाहने वाले, इनको जानने वाले, जो इनके बहुत करीब से जानते हैं, इन्हें प्यार से इन्हें राधा संबोधित करते हैं। जैसा कि अगर आप इन्हें देख पा रहे हैं, तो ये इनके जो गले में एक हार लटका हुआ है, इश! जिसमें देखिए राधा कृष्ण की बाँसुरी है, जो कितना ही खूबसूरत लग रहा है, उतना ही खूबसूरत जो किताब का कवर है, मतलब पूरा आप देख रहे हैं, एक जादूगर ही कोई ऐसा कर सकता है कि सारी चीज़ें मैच करें। तो देखिए भाई साहब, बहुत मुझे बहुत कुछ बोलना है, पहले बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से कोई जादूगर जादू करता है, बिल्कुल उस तरीके से मोहतरमा अभी आपके सामने पेश करेंगी अब रीत के गीत और अपने शब्दों के माध्यम से। हुँ। आप इन्हें जानते होंगे, बहुत ही अच्छी अभिनेत्री हैं। तेरे मेरे सपने, दिया और बाती हम, गुड़िया रानी, सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, न जाने आपने कितने फ़िल्म, सीरियल्स, ड्रामा, धारावाहिक में आपने इनको देखा है। आज जो हमारे साथ बैठी हैं, हमारी बहुत ही अच्छी मित्र हैं, बहुत ही अच्छी सलाहकार हैं और भी बहुत कुछ है। उसे पढ़ के ये एक बहुत ही अच्छी इंसान है। इनका जो हृदय है, वो बहुत ही कोमल है, बहुत ही सुकोमल है। कोई ऐसा इंसान कभी-कभी आपको मिलता है जिसे आप नहीं जानते हैं, जिसे आप नहीं पहचानते हैं, लेकिन कोई एक पहली मुलाकात, पहली बातचीत, पहली मिलन जो आपका होता है, उससे आपको लगता है यार ये कोई अपना है, ये हमारा है, ये हमारे जैसा है, ये घर का कोई है, ये घर जैसा है। तो एकता तिवारी जी बिल्कुल वैसी ही हैं, इनका किरदार वैसा ही है, बहुत बड़ा किरदार है। मैं बहुत छोटा हूँ उनके बारे में बोलने के लिए, उनका कद बहुत ऊँचा है। आज जो हमारे साथ हैं, आज हम बात कर रहे हैं रीत के गीत, वेदना ने स्वर चुना है। अब किताब आपके हवाले और रीत के गीत आपके हवाले, शब्द आपके। शब्द तो रीत के हैं, लेकिन वो उसके बीच में ये मुझे मतलब नहीं, ये नहीं, जो लोग नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, क्या बात कर रहे हो? बहुत सारे लोग नहीं पहचानते ना ऐसे अचानक से, तो हुँ। हाँ, बिल्कुल, अभी बिल्कुल। ये हमारी ये जो बातचीत जहाँ पे जाने वाली है, वहाँ पे लोग ने देखा होगा, वो पहचानेंगे। तो अभी इस रूप में देखेंगे तो ओह! ये ये होता है, ये तो अक्सर होता है। यस, इसलिए वो मैंने ना सोचा कई कि थोड़ा-सा सोचते रह परिचयात्मक जाते हैं, अरे बातचीत कहीं आपके तो बारे में, देखा है, कहीं तो कहाँ देखा। देखा है, वो कहाँ सोचें दे उससे पहले हम पहले ही बता दिए, अच्छा हाँ, देखा था उस साल आता था उस साल। बताओ, बस उतनी सी बात के लिए भाई साहब ने ये रीत के बीच में हमें घुसा दिया। नहीं, रीत के बीच हम दोनों घुसे हैं, इसलिए किताब हमारे हाथ में है। नहीं बट बहरहाल आपने जो कहा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मंडर बहुत ज़्यादा आभारी है और भगवान आपको हमसे हमें आपसे या हमें अपने जीवन में जिन-जिन से भी मिलवाता है, उनके साथ आपका इस जन्म का नहीं, आपके कई जन्मों का कनेक्शन कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में रहता ही है और कुछ न कुछ चीज़ें आधी-अधूरी छूटी हुई होती हैं, जिनको आप अभी, फिर अगली बार, फिर किसी और बार ऐसे करके ही पूरी होती हैं वो। तो ऐसे में अच्छे भी लोग मिलते हैं, जैसा कि अभी आपने हमारे बारे में कहा धन्यवाद बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा वाला। और ऐसे में आपको वो लोग भी मिलते हैं, जिनके साथ आपका मीटर मिलता नहीं है या मन सधता नहीं है या कभी-कभी कुछ देर ठहरते हैं, फिर अपने-अपने रास्ते मतलब बहुत सारे तरीके के होते हैं, आप सबके साथ भी ऐसा होता होगा। बट अच्छी बात है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं आती हूँ रीत के ऊपर। रीत, बहुत सुंदर कविताएँ हैं भैया तुम्हारी और सबसे पहले मुझे ये अम्मा की जो आपने यहाँ पे अम्मा को स्टार्ट में ही समर्पित। कह दिया कि अम्मा को समर्पित है, तो जो एक पोएम ही है, जिसका टाइटल ही अम्मा है ना? तो मुझे नहीं पता था कि आपकी दादी हैं ये, उनके प्रति प्रेम जी। को समर्पित आपने ये तो किताब भी उन्हीं को समर्पित है, ऊपर से ये कविता आपने स्पेशली लिखी, तो मैं वहीं से शुरू करती हूँ। और हाँ, ये कवर भी इतना खूबसूरत है, तो ऑब्वियसली देखो होता ही है थोड़ा बहुत क्योंकि जब आपके पास चीज़ अदाकार हैं, होता है थोड़ी-सी अदाकारी तो दिखानी बनती है ना बॉस। तो अम्मा, हुँ, सुख के सारे आवाहन अब चौखट लांग नहीं पाते, आंगन की तुलसी को जब से अर्घ नहीं दे पाती अम्मा। वाह! बुरी नजर से कौन बचाए, टीका काजल कौन लगाए, मंत्र जाप तप त्याग धर्म का कौन कहो अब बोध कराए। देहरी का यह शकुन सातिया हाय अमंगल रूप धारता, जब से त्योहारों में इन पर कुमकुम नहीं लगाती अम्मा। हाय!
आंगन की तुलसी को जब से अर्घ नहीं दे दे पाती पाती अम्मा, अम्मा। वाह! मन का सबसे खास सितारा जैसे बादल में खो जाए, या होठों की खामोशी ज्यों अपनी पीड़ा कह ना पाए। एक आंचल को पकड़ सिसकती आंखें भूल गई नींदों को, अब माथे पर हाथ फेर कर किससे नहीं सुनाती अम्मा। उफ़, आंगन की तुलसी को जब से अर्घ अर्घ नहीं दे नहीं पाती अम्मा, दे वाह! पाती अम्मा। बहुत खूबसूरत। अम्मा की ममता से घर के सारे देव हुए वंचित हैं, उनके लाडले कान्हा भी अब माखन मिश्री को वर्जित है। चौखट चौखट पर भी धूल जमी है, तरसे वंदन वार कसीदे, गीता मानस गाकर इनको जब से नहीं सुलाती अम्मा। उफ़, आंगन की तुलसी को जब से अर्घ नहीं दे पाती पाती अम्मा। अम्मा, वाह! मतलब बहुत खूबसूरत। इतनी अच्छी बातों के साथ, इतने अच्छे शब्दों के साथ, जिस तरीके से उसने अपनी दादी को एक श्रद्धांजलि बोल सकते हैं, जिस तरीके से उसको अर्पित किया है। मुझे नहीं पता कितने लोग अपने दादी और अपने दादाजी से कनेक्टेड हैं या उनके साथ अपना जीवन बिता पाए कि नहीं बिताए। लेकिन व्यक्तिगत जब मैं इस गीत को या पढ़ रही थी, तो मैं गाँव में चला गया था और वो दादी जो हमारी अभी नहीं रहीं, उनका चेहरा सामने आ रहा था। और गीत के जो शब्द हैं, जो उसके जितने भी जितने गीत हैं, बिल्कुल आसान है, उसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जैसे आप शब्द पढ़ते जाएँगे ना, वो विजुअल्स आपको दिखते जाएँगे। तो इस किताब की अगर मैं व्याख्या की बात करूँ तो उसके शब्द ही अपने आप में व्याख्या हैं, उसको अलग से व्याख्यायित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं वहीं आ रही थी कि आपने कहा हुँ, कि जैसे आप गाँव पहुँच गए। अब जैसे जिनके पास दादा-दादी, हाँ, नाना-नानी है ना, अब हमने तो दादी नहीं देखी वही। और जब हम अ, छोटे थे भी तब भी दादाजी डिस्टेंस पे थे रहते, तो वो मिलते थे संडे कभी-कभी वैसा वाला, या हम वहाँ होते थे या वो हमारे पास होते थे। पापा भी होते थे अपनी जगह पोस्टिंग पे, वो भी हमसे दूर ही होते थे, कभी नहीं होते थे। हुँ, दादी तो पापा लोगों ने ही बहुत छोटेपन में खो दी थी, तो हमारे तो सवाल ही नहीं हुँ, उठता। तो ये जिन लोगों के हम जैसे, मैं अपनी बोलूँ या मेरे जैसे और भी लोग जिन्होंने कुछ रिश्तों को जीवन में देखा ही नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत ही प्रीशियस थिंग है टू बिल्कुल, फील बिल्कुल, इट। बिल्कुल। बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं औरों की दादियों को तो देखती थी, नानी तो मैंने अपने इतनी के साथ समय बिताया ही है। बट वही है ना कि नानी और दादी दोनों एक अलग चीज़ें हैं, है वो ना सेम एक ही, नानी के पास आप कुछ महीने, कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन दादी के साथ आप सदा जब रहते तक हो। दादी का जीवन है, जब तक आप दादी के जीवन में हैं, हाँ, तब तक आप उस पल को जी सकते हैं। और जिस तरीके से इसमें एक-एक शब्द और किस्से, हाँ, कहानी, करेक्ट, गीता करेक्ट, करेक्ट। हम हमारा बचपन कैसा था ना कि जब बाबा थे, दादी थीं, तो हम लोग बचपन में उनके साथ सोते थे, उनके हाथ-पाँव दबाते थे और फिर वो हमें सुनाने के लिए किस्से कहानियाँ सुनाते थे, गीता वाओ! के कुछ उपदेश सुनाते थे। वाओ! तो ये सब बहुत हाँ, ब्यूटीफुल इमोशंस हैं जो सबके नसीब में नहीं बिल्कुल, होते। दिस बिल्कुल। इज़ रियली दोज़ हू आर रियली लकी, उन्हीं को ये सबका प्यार नसीब होता है। किस्से कहानियों वाली जीवन मिलता है, दादा-दादी, नाना-नानी मिलते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं। और अच्छी एक खूबसूरत बात है, मतलब एमपी का तो अलग है चैप्टर मैं जानती हूँ, बट यूपी, बिहार का एक कल्चर में जहाँ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, बहुत सारे अलग-अलग सर्कल के, तो जितने भी मेरे दोस्त यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, उनकी जब बातें सुनो, किसी भी रिगार्डिंग फैमिली बोल लो, रिगार्डिंग खेत खलिहान बोल लो, वाह! रिगार्डिंग खाने पीने की बातें कर लो, रिगार्डिंग त्योहारों की बातें कर लो, तो वो ऑफ कोर्स इंडिया है तो बिल्कुल खुद सब तो बिल्कुल 360 डिग्री डिफरेंस तो आ नहीं जाएगा, बट स्टिल बहुत ऐसी चीजें लगती है सुनने में, बड़ी मजेदार लगती हैं। अब हो सकता है वो मुझे लगती हो, बाकियों को ना लगे, बट मुझे बड़ा मजा आता है। तो यहाँ जब आपकी दादी के ऊपर आपने ये कविता लिखी है, उसके शब्द इतने प्यार प्यार से चुने हुए हैं, और वो फील हो रहा है एक एक चीज को ना, कि अब वो बिल्कुल। आंगन में ये नहीं हो रहा है तो घर के अंदर वो नहीं हो रहा है, हाँ, यहाँ पर तोरण और ये सब नहीं हो रहा है तो वो भीतर वो नहीं हो रहा है, कान्हा जी को ये नहीं हो रहा है तो वो तुलसी जी की वो चीज अधूरी रह रही है। कहानियाँ कौन सुनाएगा, तो उसकी वजह से इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, हुँ, तो वो बहुत खूबसूरत है। और जो लोग पढ़ेंगे, जो लोग वहीं से होंगे, उन तो वो तो बिल्कुल ही टच कर पाएँगे, और हम जैसे जब पढ़ेंगे, तो हमें एक इमोशन जो मिसिंग है, उसकी थोड़ी-सी अनुभूति मिल जाएगी। बिल्कुल। नाइस। ऐसे मैंने कुछ और भी 2 और भी, काशी। एक काशी जो मेरा मोह है, उस पे आपने लिखी है, ये काशी है, ये काशी है। भोले बाबा का प्रेम नगर है, मोह रिक्त ये मोक्ष डगर, तब त्याग धर्म का फेरा है, पग पग अवघड़ का डेरा है, बिस्मिल्लाह की शहनाई है, वाह! ये दिनकर की अरुणाई है, हाय, हाय! चंदा का शीतल भाल यही,
कलयुग में तथागत काल यही, निजता में कुछ उल्लास लिए, निष्ठुरता में आभास लिए, ये नगर झूमता गाता है, मन में जीवंत बनाता है। हर सुबह यहाँ जिज्ञासा है, शामों में मौन उदासी है, ये काशी है, ये काशी है। वाह! काशी क्यों मैंने अभी पढ़ने के लिए चुनी, इसको तो बहुत सारे लोग जो पहले से सुन रहे होंगे हमारे पॉडकास्ट या मेरे और जगहों पे से मुझ सोशल प्लेटफॉर्म्स में मुझसे कनेक्ट करते होंगे, तो वो जानते होंगे ऑलरेडी कि जब से मैं पिछले साल महाकुंभ के लिए गई और 3 महीना काशी में बिता के आई, तो मैं एक अलग ही ट्रिप में पहले से भी थी, मैं और ज्यादा हो गई। और अभी जब मैं उस पे मेरी कविताएं लिखी हुई हैं, उस पे मैं अपना एक अलग कुछ होमवर्क कर रही हूँ, बार बार नहीं कहूंगी उस बात को। तो मेरी कनेक्टिविटी इंटरनल है, स्पिरिचुअल है और भी है, सोलफुल है बेसिकली। तो उसका जब भी कुछ मुझे पढ़ने को मिलता है या कहीं कुछ देखने को मिलता है, तो मैं वहां रुक जा, हम होता है ना हम सभी के साथ कि जो आपके यहाँ पर कुछ चीज होती है रुकी हुई, या आप जिस एक फ्लो में चल रहे होते हो, एक डायरेक्शन में चल रहे होते हो, तो जैसे ही उससे मिलता जुलता कुछ होता है सामने, तो आप रुक जाते हो, बिल्कुल। अटक जाते हो। और फिर आपको मिलेगा तो वही सिमिलर सा, बस शब्द मेरे नहीं होंगे, भाव मेरे नहीं होंगे, बट यस, घूम फिर के इमरती वही होती है मिठास वही होती है। तो ये थी आपका रीत की काशी, बहुत खूबसूरत तरीके से पिरोई हुई। और एक, अब ये देखिए इमोशंस सारे, जो मैं कह रही हूँ ना कि जब आप अलग अलग चीजों को पढ़ते हैं, अलग अलग चीजों को घटते हुए इर्द गिर्द देखते हैं, और फिर जब आप तब पाठक से राइटर बनते हैं, तो ये होता है। जैसे कि उन्होंने पहले अपनी दादी वाला एक इमोशन, बाकी आपने जो पढ़ा वो एक डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें थी, यहाँ एक दादी वाला इमोशन हमने देखा, पूरा घर उसमें पिक्चराइज हो गया, है ना। फिर इस अभी हमने काशी को पढ़ा, तो उसमें घाटों के सुबह और घाटों की शाम तक पूरा कवर हो गया, वो एक अलग इमोशन। अब ये तीसरा इमोशन देखो, मौन मौन रहना भी कठिन है, बात कहना भी कठिन है, मौन रहना भी कठिन है। मन तड़पता और भीतर एक कंपन हो रही है, मूंद कर पल के अकेली आंख बेसुध सो रही है। जब व्यथा ही मथ रहे हों, शब्द भीतर खोल कर यूं, होठ घायल हो भले हम, बोलते सब तोल कर क्यों। लोह की जंजीर तिस पर, कैद खाने सा अंधेरा, हाय ये दुर्भाग्य जिसको रोज सहना भी कठिन है, बात कहना भी कठिन है, मौन रहना भी भी कठिन है। कठिन है। बहुत सुंदर है अनिश्चित लोग फिर भी, है अनिश्चित लोग फिर भी, मित्र कहना पड़ रहा है। इस तरह दुर्गंध को भी इत्र कहना ओह! पड़ रहा है। बेचैन खुद को चले हैं फूल स्वाभिमान वाले, बेचने खुद को चले हैं फूल स्वाभिमान वाले, और कुटिलता लोभ लेते पात्र है सम्मान वाले। कौन बलिहारी यहाँ पर जो अधम का दंभ तोड़े, कौन बलिहारी बलिहारी यहाँ यहाँ पर पर जो अधम का दंभ दम्भ तोड़े। तोड़े, कालकुटों की तलैया और बहना भी कठिन है। कालकूटों की तलैया और बहना भी कठिन है, बात कहना भी कठिन है, मौन मौन रहना रहना भी भी कठिन कठिन है। है। वाह! वाह, बहुत खूबसूरत। तो ये इतने सारे इमोशंस जब आपने भीतर भी कुछ घट रहे होते हैं, दूसरों के भी हम इधर इर्द गिर्द जब देख करके उन्हें फील कर रहे होते हैं, तो वो सारे महसूस करते 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 जब वो शब्द ऐसे अपने आप आते हैं ना, तो वो ऐसे बिखरते हैं, हुँ, वेदना ने स्वर चुना है के रूप में। बहुत सुंदर, बहुत फ्रेश, अलग तरीका, अलग तरीके की कविताएं मेरे लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कविताएं इतना कुछ पढ़ते हैं ना, इतनी सारी अलग अलग लोगों को, महान महान बड़े बड़े लोगों को, नॉवेल से लेके कहानियों से लेकर कविताओं से लेकर अपने यहाँ की और बाहर की सब कुछ मिला जुला कर कह रही हूँ। लेकिन जब कुछ नया आता है तो उसमें वो ताजगी होती है और होनी भी चाहिए। और दूसरों की छाप, जो कहते हैं ना कि किसी को पढ़ लिया तो बहुत छाप आ गई, हुँ, उसकी लिखाई वैसी सी लगती है, लेकिन उसमें फिर भी बावजूद उसके एक अपना स्वाद होता है, अपनी एक रंगत होती है, अपना एक चुनाव होते हैं शब्दों के, अपनी महक होती है। वैसे ही है ये महक इस वेदना ने स्वर चुना है रीत सिंह की। तो आप जो भी हमारे दर्शकगण हैं, जो लोग हमें सुनते हैं,
आप वेदना ने स्वर चुना है मंगाइए, पढ़िए, फ़ील कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कीजिए अपने उस स्वाद को, उस एहसास को, उस मासूमियत को कि आपने उसे कैसे लिया है, रीत ने जैसे दिया है, आपने कैसे लिया लिया। है। वो वाह! हमें भी जानकर खुशी होगी, राइटर को भी जानकर खुशी होगी और साहित्य गैलरी पर तो आप डेफ़िनेटली जुड़ कर के किताबें ले सकते हैं और पेड रिव्यू, पेड पॉडकास्ट जो हम बुक के बारे में बातचीत करते हैं, उसके लिए भी आप साहित्य कनेक्ट गैलरी कर पर सकते हैं। और हमारे किसी भी चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। अ, अगली बार फिर हम मिलेंगे हाँ, नए मैं छोटी-सी एक बात पॉडकास्ट के साथ। यस प्लीज़। बोल देना चाहता हूँ रीत के बारे में कि रीत मेरी बहना तुमसे सिर्फ़ इतना है कहना वाओ! रीत मेरी बहना तुमसे सिर्फ़ इतना है कहना, खूब अच्छे-अच्छे गीत लिखना हाँ, बिल्कुल। और ऐसे छपना और हम सब पढ़ेंगे, बातें करेंगे, मुलाकातें करेंगे हुँ। और बहुत-बहुत बधाई तुमको तुम्हारी पहली गीत संग्रह के लिए, तुम्हारी इस किताब के लिए। खूब आगे बढ़ो, ये मस्त बार-बार रहो। गीत संग्रह की आवाज़ जो आ रही है, मुझे पता नहीं वो तो बहुत-बहुत बधाई तुमको इस किताब के लिए, इस नई आमद के लिए, एक नए काम के लिए। नई शुरुआत शुरुआत बहुत खूबसूरत है। इस को पकड़ के रखना और आगे बढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आगे की लिखाई और खूबसूरत चीज़ें हम तक आती रहें, हम पढ़ते रहें, साझा करते रहें, दुनिया पसंद करे और जिस तरह से आपने अपने स्वरों को बाँध कर यहाँ पर पेश किया है, लोग उसे उस वेदना को स्वर ने चुना है को प्यार दें, सराहें, गले से लगाएँ और आपकी आने वाली चीज़ों का इंतज़ार करें। बिल्कुल, तो ठीक है, आज की इस पॉडकास्ट को हम विराम देते हैं और फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, तब पढ़ते रहिएगा और हमारे एपिसोड को शेयर कीजिएगा अपने लाइक दोस्तों से, करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसको फैलाइए, थोड़ा-सा हुँ, उसका एक मकान ऑरा बनाएँ। बनाइए, बने यस, हुए को और चढ़ाइए, बढ़ाइए, है ना? ताकि वो और लोगों तक पहुँच सके, बस करेक्ट, बात हमारी इतनी-सी है। आप थोड़ा-सा हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो कुनबा है बढ़ता चला साहित्य जाएगा। का, वो थोड़ा और बड़ा होगा। जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो नए पाठक हैं, हुँ, उन तक हम पहुँच पाएँगे। उन तक कुछ हमारी बातें पहुँचेंगी, उन्हें अगर उन्हें अच्छी लगेगी तो कोई नया पाठक बनेगा। तो करेक्ट। हमारे लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, आप सबके लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। हुँ। और जो हमारी ये मुहिम ही कह लीजिए, मुहिम ही है कि जो हम नई वाली हिंदी और पुरानी वाली हिंदी, नए वाले साहित्य, पुराने वाले साहित्य की बातें करते हैं। अ, हम ये नहीं कह रहे कि आप बाकी कुछ ना पढ़ें, हम ये कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं आपसे कि आप अपनी चीज़ों को भी पढ़ें। बिल्कुल, अपनी चीज़ों के साथ-साथ दूसरी चीज़ों को पढ़ें। तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं, अपनी चीज़ों से दूर भागते हैं या कनेक्ट नहीं कर पाते, तो कनेक्ट कीजिए, अपनी जड़ों से जुड़ के रहिए। बहुत ज़रूरी है। पेड़ वही देर तक टिका रहता है जो जड़ों जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं और गहराई तक गई हुई होती हैं। वो पेड़ पौधे बहुत जल्दी उखड़ जाते हैं एक हल्के से हवा और तूफान के झोंके से, जिनकी जड़ें बहुत सतही रूप पर टिकी होती हैं या भीतर तक नहीं गई होती हैं। तो बस इतनी छोटी सी बात को मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ, वरना मैं बहुत दूर तक चली जाती हूँ, मुझे पता है। तो ओके, आज का इस बातचीत, चर्चा, परिचर्चा, इस पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। फिर बिल्कुल, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक ख़्याल रखिएगा। हर हर महादेव। नमस्कार।